नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक एग्जाम गुरुकुल चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक और स्कीम के बारे में जिसका नाम है एस्पायर। इस स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो सामने आप देख पा रहे होंगे, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली में ये जो नेम है उस नेम से ही, एस्पायर नेम से ही कई बार पहले के एग्जामिनेशंस में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जैसे कि एस्पायर लिखा हुआ है और इसमें आई का क्या मीनिंग है, या आई किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या आर किस वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, या ई किस वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो एब्रीविएशन है इसका फुल फॉर्म अपने आप में कई बार पहले पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आप याद करना चाहें तो आपको बस ध्यान इतना ही रखना है कि प्रमोशन करना है। एक स्कीम है जो प्रमोट करती है इनोवेशन को, रूरल रूरल इंडस्ट्रीज को और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो लास्ट के जो 4 वर्ड हैं इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, PIRE, प्रमोशन, इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आप 4 वर्ड अपने दिमाग में रखेंगे तो ऑब्वियसली इसकी का जो फुल फॉर्म है वो अपने आप ध्यान में आपको आ जाएगा। ये जो स्कीम है ये बेसिकली जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं लेटर एंट्री के, उन सब के लिए, और साथ ही जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम होते हैं लाइक RBI का है, सिडबी का है या नाबार्ड का है, वहाँ हर जगह ये काम आती है। इसके बाद आप देखेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मतलब कि खुद से ही वो जनरेट कर सकें और खुद से ही मतलब वो आगे भी काम करते हैं। अभी पहली बार तो हमने मतलब इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, लेकिन आगे सस्टेनेबल रहें, आगे भी अपने आप जनरेट करते रहें एम्प्लॉयमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते रहें। तो ये इस बारे में ये स्कीम है। एक नेटवर्क बनाना चाह रही है गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू, जिसमें लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स बने। एक्चुअली इंक्यूबेटर्स वो एक तरीके की मतलब एक संस्था कह लीजिए, एक प्लेस कह लीजिए जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी मशीनरी लगाई जाएंगी ताकि आसपास की जो जो भी रोजगार होता हो उसको वो और उसमें इनोवेशन के थ्रू या वहाँ से वो कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो उस एरिया में होता रहे। तो अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स इसमें 3 हैं। सबसे पहले तो LBI है, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, फिर TBI है, और थर्ड वन इज FFS। आप तीनों का फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो जो पहला है इंक्यूबेटर है, जो पहला जो कंपोनेंट है इस स्कीम का, वो सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योरशिप को रूरल एरिया में कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एक ऐसे कोई इंस्टीट्यूट जैसा या ऐसा कुछ हमने एक स्टार्ट किया किसी रूरल एरिया में, जहाँ पे कुछ उस आसपास के जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, जैसे फूड प्रोसेसिंग का कोई हो, ये कोई ऐसा हमने स्टार्ट किया, या कुछ और किसी चीज़ का किसी चीज़ में स्किल देने के लिए वो इंस्टीट्यूट शुरू किया गया हो, तो उससे क्या होगा कि उस एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोग स्वरोजगार भी कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली वही है कि स्वरोजगार करेंगे तो फिर वो खुद से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। उसके बाद वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उनकी स्किल जो है वो डेवलप की जाएगी, और मतलब उनको फर्दर उनका बिजनेस आगे चलता रहे, कैसा चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, है ना। फिर दूसरा है ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। ये बेसिकली अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है गवर्नमेंट ने 2021 के तक। जो मार्च 2021 तक जो भी TBIs इस्टेब्लिश हो चुके थे उनको तो ग्रांट और उनका मेंटरशिप चल रहा है अभी गवर्नमेंट के थ्रू, बट उसके बाद के भी जो भी मतलब TBIs हैं वो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए हैं। वो अभी आगे अभी नहीं नए लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट। तीसरा है ये फंड ऑफ फंड्स। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था ताकि जो नए स्टार्टअप्स हों,
फूड प्रोसेसिंग सेंटर पे या रूरल एरियाज के जो स्टार्टअप्स हों, उनको सिडबी के थ्रू फंडिंग मिल सके उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को शुरू कराने के लिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल्स आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल्स या स्टार्टअप्स या रूरल एंटरप्रेन्योर्स, एनजीओज भी इसमें कर सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कर सकती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आजकल अगर आप जानते हो, आपने देखा हो, बहुत आजकल इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इनफैक्ट इसके लिए एक नई मिनिस्ट्री भी बना दी गई है। आप बताइएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्टर के कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? आप बताइएगा एक बार कमेंट में करके। साथ ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग इंक्यूबेटर्स हैं, वो भी इसके थ्रू ग्रांट्स एंड बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं अभी देख रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जैसे उसमें पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक एलबीआई इस्टेब्लिश किया गया है, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, जिसके थ्रू वो आसपास के एरिया में या वहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है वो। तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है और असिस्टेंस क्या है? तो एलबीआई में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 2 लेवल पे है। एक्चुअली एक तो वो इंस्टीट्यूट्स या वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट इसमें खुद से उसमें पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है या गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर 100% का ग्रांट जो है वो सब्सिडी एज ए सब, मतलब जो भी उसका कॉस्ट होगा, अगर वो 1 करोड़ से कम है तो उसमें हम 100% जो है वो एज ए ग्रांट गवर्नमेंट दे देगी। या अगर 1 करोड़ जो भी, मतलब 100% या 1 करोड़ जो भी, जिसमें जो भी कम होता है वो गवर्नमेंट उसमें एज ए ग्रांट दे देगी। अगर वही कोई प्राइवेट एप्लीकेंट है, प्राइवेट सेक्टर का कोई एप्लीकेंट है जो कि ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई इनोवेशन हब कोई वो तैयार करना चाह रहा है, तो वहाँ पर फिर वो जो लिमिट है वो थोड़ी सी कम हो जा रही है। वो 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर 75 लाख, इनमें से जो भी कम होगा वो जो है गवर्नमेंट देती है एज ए ग्रांट। आप ध्यान दीजिएगा, ये एज ए ग्रांट बात हो रही है, यहाँ पे लोन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई मतलब रिपेमेंट की बात नहीं हो रही है। ये ग्रांट है, मतलब एक बार इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और क्या इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से अप्रूव हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट एज ए ग्रांट आपको देगी। वो भी ग्रांट भी 2-3 पार्ट में आता है आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसमें जब एक बार आपने प्लांट एंड मशीनरी आपने इस्टेब्लिश कर ली, लगा लिया, तो उसके बाद उसको रन करने के लिए वो भी एक वन टाइम ग्रांट जो है मैक्सिमम 1 करोड़ तक का वो गवर्नमेंट देती है। अब इसमें इस स्कीम में क्या होता है कि जो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनेगा या ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ पे कुछ इनोवेशन का काम हो रहा होगा या कोई ऐसी ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट का कोई काम हो रहा होगा, तो यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एक होता है मेंटोर इंस्टीट्यूट और एक होता है हब इंस्टीट्यूट। हब इंस्टीट्यूट वो है जो कि अप्लाई कर रहा है ऐसे ट्रेनिंग सेटअप को बनाने के लिए जहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी या इनोवेशन दिया जाएगा या ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसकी एक रिक्वायरमेंट भी होता है कि 5000 स्क्वायर फीट की उसके पास लैंड होनी चाहिए एटलीस्ट हब इंस्टीट्यूट के पास अप्लाई करने के लिए, ताकि वहाँ पे बन सके वो। लेकिन हब इंस्टीट्यूट जो अप्लाई करेगा उसकी जो भी उसका काम होगा, उसकी देखरेख कैसे, उसको ट्रेनिंग, उस हब इंस्टीट्यूट को कौन ट्रेनिंग देगा, उस हब इंस्टीट्यूट को कौन मेंटोरशिप करेगा, तो उसके लिए एक जो है मेंटोर इंस्टीट्यूट भी होता है। ये जो मेंटोर इंस्टीट्यूट है, हब इंस्टीट्यूट बेसिकली जब अप्लाई करता है तो उसमें मेंटोर इंस्टीट्यूट को वो खुद से चूज़ करता है कि ये मेरे मेंटोर इंस्टीट्यूट होंगे। उस मेंटोर इंस्टीट्यूट की एक रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 5 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें वो हब इंस्टीट्यूट जो है, जो होस्ट इंस्टीट्यूट है, वो जो उसमें काम करना चाह रहा है, जिस भी सेक्टर में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस मेंटोर इंस्टीट्यूट की मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि मेंटोर इंस्टीट्यूट की एक फ़ीस होती है, जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, जो कि जब आप अप्लाई करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट के पास, तो आप इसके लिए एक बहुत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें आपका क्या, कौन सा प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, क्या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, कैसे आप उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कैसे आप उसमें ट्रेनिंग देंगे, तो इन सब की एक रिपोर्ट बनती है बहुत विस्तृत।
और उस रिपोर्ट में आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिखा रहता है, तो उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% जो है वो एज ए फी जाता है मेंटोर इंस्टीट्यूट को। जो टीबीआईज हैं वो मैंने बताया पहले ही आपको कि वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन जो भी 2021 के पहले के हैं जो भी टीबीआईज, उनको एक सर्टेन अमाउंट पे कुछ ग्रांट मिलता है। एस्पायर का अपना जो एक फंड ऑफ फंड इस्टेब्लिश किया गया है वो सिडबी के पास है, मतलब ये फंड ऑफ फंड्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। और इस फंड को बनाने का जो पर्पज़ ये था कि जो स्टार्टअप्स हों उनको जो है हेल्प मिल सके, उनको और ज़्यादा फंडिंग मिल सके। तो स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए बेसिकली ये फंड बनाया गया था। इसका स्टार्टिंग जो कॉर्पस था जब 2015 में लॉन्च किया था उस समय 60 करोड़ था, बट फर्दर ये इसमें 210 करोड़ और ऐड किए गए, तो टोटल जो कॉर्पस अभी के टाइम पे है वो 310 करोड़ है। तो इसका टोटल कॉर्पस ये 310 करोड़ का है, और ऑब्वियसली 2020 में इसको 6 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया था, 2020 या 19 में। उस समय फिर जो है ये आपका 31 मार्च 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। फर्दर ये और आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो इम्पैक्ट इसका यही है कि बेसिकली कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। अभी तक ऑलमोस्ट 110 इंक्यूबेटर 110 इंक्यूबेटर्स बना दिए गए हैं अक्रॉस इंडिया, जो कि अलग अलग इनोवेशन कर रहे हैं रूरल सेक्टर में या स्किल डेवलप करा रहे हैं वहाँ के लोकल पर्सनस का, उनका एम्प्लॉयमेंट जन बढ़ाने के लिए। साथ ही इसने इसके थ्रू कई सारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स भी आए हैं जो फर्दर आगे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो है एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके एस्पायर सेक्शन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो सबमिशन है प्रपोजल वो सिडबी या नबार्ड को जाता है बेसिकली। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि जब अप्लाई होता है तो मैंने पहले ही बताया जैसे कि एक मेंटर इंस्टीट्यूट होता है, एक होस्ट इंस्टीट्यूट होता है। होस्ट इंस्टीट्यूट को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन उसका मेंटर होगा। वो ऑब्वियसली उस मेंटर इंस्टीट्यूट का जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर में उसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद जो है जो ये अप्लाई जब होगा उसके बाद जब सेंक्शनिंग होती है, वो आपकी जो है स्कीम स्टीयरिंग एक कमेटी होती है, वो एसएससी बोलते हैं उसको, वो इसको सैंक्शन करेगी। जब सैंक्शन होगा तो फिर इसमें भी कई सारे लेवल पे जो ग्रांट्स होते हैं वो आते हैं। जो मेंटर इंस्टीट्यूट होगा उसको उसके 2 अकाउंट ओपन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ। उसमें मतलब उसके 2 अकाउंट ओपन होंगे, उसमें एक में फ़ीस आएगी, एक में जो है जो उसका ग्रांट देना है होस्ट इंस्टीट्यूट को वो ग्रांट आएगा। फिर होस्ट इंस्टीट्यूट का अकाउंट ओपन होगा उसमें वो ग्रांट जाया करेगा। जो ग्रांट भी जाता है वो एक बार में नहीं जाता है, पहली बार में 50% गया, फिर दूसरी बार में 50% गया। दूसरा ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए भी वो एक बार में पूरा नहीं देते हैं, वो एक बार आपने एक सर्टेन अमाउंट रिलीज़ किया 30-40%, देन उसका फिर एक सर्टेन उसका आप जो है आपने कितना एक्सपेंस किया उसका सर्टिफिकेट आप वहाँ पे डिपॉजिट कर मतलब उसका सर्टिफिकेट एक बनता है वो देते हैं मिनिस्ट्री में। फिर फर्दर ग्रांट आपको आती हैं। बेसिकली मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसेस तो है, लेकिन हाँ इसमें ग्रांट्स हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको रीपे नहीं करना है। तो बेसिकली इस स्कीम को जो लॉन्च करने का जो पर्पस था वो यही था कि एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ हो, वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, और बेसिकली सबर्ब एरिया जो हम कहते हैं सबर्बन एरिया या रूरल एरिया में वहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम डेवलप कर सकें, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डेवलप कर सकें। तो एक मैंने बेसिकली इसको इस तरीके से बनाया है, इस स्कीम को पढ़ाया आप लोगों को कि आप इसको एक बार में अगर पढ़ें समझें तो फिर आपको दोबारा इसको मतलब कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक चीज़ है जो आप नोट्स बनाते हैं वो ध्यान रखिएगा, वो नोट्स जो भी आप बनाएं वो पहली बार में ही पढ़ते समय मत बनाइएगा। पहले आप सुन लीजिए लेक्चर को, समझ लीजिए एक बार क्या इसमें बताया गया है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। नोट्स बैंकिंग के नोट्स हमेशा सेकंड टाइम पे बनाते हैं, हमेशा सेकंड टाइम पे बनाया करिए, पहली बार में नहीं। पहली बार में सुनिए उस लेक्चर को, उसको समझिए, फिर जब दूसरी बार में आप सुन रहे हो तब अपने आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही था। फर्दर फिर हम आगे जो है एक नई स्कीम के साथ मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।